टाइप आईडी है हमको अच्छा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आज मोदी सरकार की अगर बात कही जाए 3.0 की सरकार, यानी कि बजट पेश हो गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और आम जनता को देखते हुए ये बजट पेश किया गया। आम जनता में काफी ज्यादा खुशी भी नजर आ रही है। एक वर्ग इससे खुश है तो दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं इससे दुख भी जता रहा है कि यह आम जनता के हित में नहीं है। विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे हैं केंद्र में बैठी सरकार को लेकर। तमाम आंकड़े भी सामने आए हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ये मध्यम वर्ग को देखते हुए ये बजट पेश की है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी होने वाला है। तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है और इस पर आपको बताते चले कि जिस तरह से ये जो बजट पेश किया गया है इसमें सबसे पहले तो टैक्स को लेकर सभी की निगाहें पूरी तरह से केंद्रित थी निर्मला सीतारमण पर कि निर्मला सीतारमण आखिर टैक्स को लेकर क्या करने वाली है। क्योंकि हर एक चीज में उतार चढ़ाव होता है लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान जो अपनी सेविंग करता है, व्यक्ति अपनी सेविंग करता है, उसमें कितना खर्च करना है, कितना बचा के रखना है, ये सरकार हो या फिर आम जनता हो, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे में आम बजट में टैक्स को लेकर, क्योंकि टैक्स व्यक्ति अपनी कमाई का सबसे ज्यादा दे देता है तो फिर उसके पास सेविंग नहीं बचता, ऐसी तमाम चीजें उसके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में टैक्स को लेकर जहां 10 लाख रुपए तक का जो आंकड़ा लगाया जा रहा था कि 10 लाख तक टैक्स फ्री हो सकता है, टैक्स को लेकर कुछ बड़ी सौगात आ सकती है, लेकिन यहां तो निर्मला सीतारमण ने 2 कदम आगे बढ़ गई है। वो 12 लाख पर सीधे टैक्स फ्री कर दी है। हालांकि 4 लाख तक तो शून्य ही रहने वाला है, नील रहने वाला है, लेकिन उसके बाद से जो इनकम बढ़ रहा है उसमें थोड़े बहुत प्रतिशत बढ़ाए जा रहे हैं। पुराने आंकड़े देखे जाए तो उससे कई गुना ज्यादा कम कर दिया गया इस बार का प्रतिशत जो रहा है बजट में। और अगर बात कही जाए लेदर के वस्तुओं को लेकर, कैंसर की दवाई, जो कैंसर एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ी बीमारी भारत में मानी जाती है, उसका इलाज अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं आया। लोग विदेश में जाकर उस बीमारी का इलाज कराते हैं, वैसी दवाइयां बहुत महंगी आती हैं भारत में, तो उसका भी मूल्य कम कर दिया गया है। बहुत सारे सामान ऐसे हैं, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसका मूल्य दर कम कर दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान इस बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं अगर बात कही जाए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी हैं, सौर्या सिंह जी हैं सपा से, और राहुल सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। आप सभी मेहमान का इस डिबेट पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो रुख करेंगे हम विकास जी की तरफ। विकास जी, आज बजट जो पेश हुआ है उससे क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम जनता को साधने की कोशिश की है, 12 लाख पर टैक्स फ्री हो गया, इस पर क्या फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि विपक्ष तो लगातार निशाने साध रहे हैं, वो इसके बाद भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। पूरे देश के मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो और चाहे उच्च वर्ग हो, सबको राहत देने वाला, सबकी उम्मीदों का बजट ये साबित हुआ है। ये आप सबके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि आप सबने एक मुहिम चलाई कि आम मध्यम वर्ग के लिए राहत मिले, और उसका ध्यान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बजट में बखूबी रखा। अगर आपको याद हो कि मैंने कल ही कह दिया था कि मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे राहत वाला बजट होगा भारत के इतिहास में। आप याद कर लीजिए कि टैक्स स्लैब में इतना जबरदस्त तरीके से बदलाव शायद ही कभी किसी की सरकार में किया हो, चाहे 1990-91 का वो दौर याद करिए जिसके लिए ये कहा जाता था कि देश की आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल गए। तो मुझे लगता है कि वहां से चल करके जब आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना ये लगभग 11वां बजट पेश किया है, तो ये मुझे लगता है कि देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का बजट है। देखिए, हर वर्ग को छुआ है इस बजट में। सबसे बड़ी बात ये है, चाहे किसान हो, चाहे किसान के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है, चाहे कैंसर की दवाइयां और स्वास्थ्य को लेकर के कैंसर की दवाइयों का बड़ा उपयोग है। कैंसर एक बड़ी महामारी बनके भारत कैंसर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, और वहां पर कैंसर की दवाइयों पर जिस तरीके से उन्होंने शुल्क मुक्त आयात की परमिशन दी है, ये बहुत अपने में अद्भुत अनोखी पहल है, और मुझे लगता है कि ये देश के स्वास्थ्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ठीक है, रक्षा बजट की जवाब लेना चाहिए। राहुल जी, ये बताइए क्या लग रहा है, जो टैक्स पर जो छूट मिली है इससे आम जनता को राहत मिलेगी? बजट तो आ गया है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है हमारे देश का, जो इकोनॉमिक का हाल है, वो तो पहले हम अर्थव्यवस्था तो देख लें क्या स्थिति है। सिर्फ कह देने से कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा मंगलमय बजट है, कहाँ? आप देखिए ना स्थिति पहले क्या है। आईएमएफ में चेतावनी दी है कि 2028 तक आपका जीडीपी जो है, वो कर्ज जो है वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। ये स्थिति है डेब्ट का।
13.25 लाख करोड़ अभी खाली इंटरेस्ट भरना है। जो कर्ज लेते जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट भरना है। 55 लाख करोड़ से कैसे कर्ज 5 गुना हो गया 10 साल के अंदर में। क्या प्रति व्यक्ति आय इतना बढ़ा है क्या? अगर देश में कर्ज लिया जा रहा है, ये कर्ज लेके आप कर क्या रहे हैं, किसको दे रहे हैं? 17 लाख करोड़ का लोन वेव ऑफ कर दिए गए, राइट ऑफ कर दिए गए बैंक से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के। ये 17 लाख करोड़ अगर हमारे एजुकेशन और हेल्थ में लगता, आप हेल्थ में 8,000 करोड़ बढ़ा दिए हैं, एजुकेशन में जरा सा, ये क्या किए हैं? इसमें तो पेट पोचारा भी नहीं होगा। सब जितना बढ़ाएं आप एजुकेशन में, उसमें क्या हो जाएगा बताइए? हमें हेल्थ के अंदर में कम से कम 1.5-2 लाख करोड़ चाहिए। हमारे हेल्थ का जो स्थिति है, प्राइमरी हेल्थ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कैंसर की दवाई सस्ती कर देना। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार 2024 में हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को एक्सीड कर गया। पहली बार हुआ ऐसा, बताइए। तो ये तो हम देख रहे हैं 2023 में जो कलेक्शन हुआ था पर्सनल इनकम टैक्स का, उससे 1.5 लाख करोड़ ज्यादा हुआ कलेक्शन 2024 में। आप देखिएगा 2025 में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि टैक्स तो आप ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपने इतना कर्ज ले रखा है कि आपको इंटरेस्ट देना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि पेट्रोल पे 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो पेट्रोल पे जो टैक्स आप लेते हैं वो 100% बढ़ चुका है, और जो डीजल पे लेते हैं वो 350% बढ़ चुका है 2014 से। ठीक है, तो शौर्य जी भी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। शौर्य जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बजट पेश हुआ है, इस पर आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है कि देश का विकास होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, आज जब बजट पेश होने से पहले सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की एक डिमांड थी कि उन्होंने डिमांड रखी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो भी मतलब वो लोग स्वीकार इस चीज को नहीं कर पाए। और आज आप जो है टैक्स में 12% का आप मतलब 0 टैक्स का आप लेकर के आते हो बजट में। आप मुझे ये बताइए, एक जो हमारा ये वर्ग है, मतलब वही हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विडंबना हमारे आज जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज जो आम जनमानस में वो ये है, मतलब आप ना नौकरी दे पाए, आप ना रोजगार दे पाए, ना आपने ग्राउंड स्तर पे जो आज हमारा युवा है वो उसी तरह घूम रहा है। और आपने कितने सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनके मतलब आज उनको आपकी रणनीतियों के वजह से, आपकी स्कीम्स की वजह से उन मतलब सड़क चौड़ीकरण भी जो होती है उसमें आप हटा देते हो, और वहां पे उनके पास आज व्यवसाय उनके पास नहीं है। तो ये जो 12% ये जो बजट पास हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी राजनीतिक एक स्ट्रेटेजी है। उससे ज्यादा आम जनता जनमानस के लिए उनका जो सुविचार है ना कभी रहा है ना कभी होगा। ठीक है, पंकज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बयान सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस की, दोनों ही मेहमान लगातार ये कह रहे हैं कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये झूठे जुमले हैं। देखिए अनन्या जी, पहले तो मैं बजट पे आपको एक आंकड़ा पूरी डिटेल प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आज निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उन्होंने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया, और मोदी सरकार का 3.0 सरकार का ये पहला बजट वो प्रस्तुत किया उन्होंने। और दूसरी बात है कि आज देखिए निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाती हैं और राष्ट्रपति से बजट जारी करने की अनुमति लेती हैं। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भवन में उनको दही और चीनी खिला के उसकी अनुमति देती हैं, उनको अनुमति देती हैं। उसके बाद वो संसद भवन जाती है, जहां कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे होती है, और कैबिनेट में बजट के ऊपर मोहर लगा दी जाती है। कैबिनेट पास कर देती है कि बजट प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद 11 बजे वो बजटीय भाषण प्रस्तुत करती हैं। और सबसे रोचक चीज यह रही कि पद्मश्री प्राप्त दुलारी देवी, जो 2021 में जब निर्मला सीतारमण बिहार गई थी, तो उन्होंने अपने वहां की बनी हुई सोराव जगह पड़ती है बिहार में, वहां की ताज की बनी हुई साड़ी उन्होंने गिफ्ट किया था, और कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसको ही साड़ी को पहन के बजट प्रस्तुत करिए। वो पद्मश्री दुलारी देवी जो शेड्यूल कास्ट से आती है, उन्होंने उसको दिया था, तो उसी को पहन के आज उन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया। और निर्मला सीतारमण का ये जो बजट है, ये बहुत सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाला है। खासतौर से पूरे भारत की 43 करोड़ 20 लाख आबादी जो मध्यम वर्गीय है, उसको साधने का पूरा प्रयास किया गया। 12 लाख तक इनकम टैक्स में पूरी छूट रहेगी। सर्विस क्लास की और मिडिल क्लास की हमेशा डिमांड रही है कि हमारा ये टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए,
जो सर्विस क्लास है उनको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उनकी वो इनकम छुपा नहीं पाते, उनकी इनकम पूरी शो होती है और आंकड़ों में प्रस्तुत होती है। तो लोगों की उम्मीद थी कि ये 10 लाख तक रहेगा, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़ा रवैया दिल दिखाते हुए इसको 12 लाख कर दिया। और दूसरी चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 दे दिया। तो मतलब सर्विस क्लास के लोगों को 12,75,000 तक कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है। विपक्ष ये कह रहा है कि 12 लाख से कम की जिसकी आय देखिए, है 12 लाख से जिसकी कम किया है तो उसको भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो दायरे में नहीं रहेगा। 12 लाख तक की इनकम का जो न्यू इनकम टैक्स का स्लैब है, तो 12 लाख तक की इनकम में उसको कोई टैक्स नहीं देना है। सीधी से ऐसा नहीं है कि वो खाली सर्विस क्लास के लिए, सबके लिए है। तो इस तरह से मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीय लोगों को, जो 43 करोड़ 20 लाख पूरे देश में आबादी है, उनको साधने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, जिस तरह से आपके जो लोग होम डिलीवरी करते हैं, जो 1 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जो होम डिलीवरी करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके लिए एक इंश्योरेंस प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि ई पोर्टल श्रम पे जाके वो अपने को लिस्टेड कर सकते हैं, और उनको किसी तरह की जान माल की हानि होती है, कुछ होता है, तो उनके परिवार को वो धनराशि दी जाएगी। और दूसरी बात है, देखिए इस बजट का, कि पूरा जो उसको फ्री कर दिया गया है, जो इस पे टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगता था आपका कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए, तो वो भी फ्री किया गया है। और दूसरी बात, पर्यटन के क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए उसके लिए भी तमाम तरह की चीजें की गई हैं। और राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने का पुरजोर प्रयास किया गया है इस बजट में, जो मेन होता है। क्योंकि इनकम के साथ में आपका खर्च जो है होने के बाद आपका जो राजकोषीय घाटा ज्यादा ना रह पाए, तो ये सब तरीके का प्रयास इस सरकार ने किया है। ये बजट बहुत ही जनमानस के लिए लाभप्रद है। इसीलिए देखिए आम जनमानस में इसको लेके बहुत खुशहाली है। देखिए एक बात आप तय समझिए, विपक्ष भूल गया क्या कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने बॉन्ड वो गिरवी रखे थे, लिया था, लोन लिया था, उसको पेमेंट ईरान से और वहां से, तो उसको पेमेंट करने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उसका इतना ब्याज जाता था, सब जाता था, उसको देने का काम किया। और कितना सोना छुड़ा के नरेंद्र मोदी जी देश में लाए। ठीक है, राहुल जी इसका जवाब दीजिए। ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो ये खाली कह देना, मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे। अरे सुनिए पहले, मनमोहन सिंह तो इकोनॉमिस्ट थे। सर्वाधिक भ्रष्टाचार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, सर्वाधिक भ्रष्टाचार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये भी जनमानस ने देखा है। अरे इस साल का खाली इंटरेस्ट पता है ना कितना देना है? 13.25 लाख करोड़। समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं 2024 में आपने इंटरेस्ट दिया था 12.25 लाख करोड़, और उसके बाद आपने फिर से 16 लाख करोड़ का लोन ले लिया था। समझे? तो आप लोग कर्ज लेते जा रहे हैं, घी पीते जा रहे हैं। जनता को क्या मिल रहा है हम देख रहे हैं। जनता को मिल रहा है 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है। और सुनिए, 43 करोड़, एक मिनट, 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है। और सरकार ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो लोग अपने घर में होम स्टे बनाना चाहते हैं उनको भी मुद्रा लोन के दायरे में ला दिया है। ये बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि सब लोग आत्मनिर्भर भारत बने, देश के लोग आत्मनिर्भर बने, और अंत्योदय वाले लोग जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े, उनको भी योजनाओं का समुचित लाभ मिले, उसको देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आपको आइडिया नहीं है सर, 50% इंडिया का पॉपुलेशन जो है 100-150 रुपया रोज पे जीता है। क्या आपको पता है ये बात? अरे मैं बताता हूं, फर्जी के आंकड़े, फर्जी चीजें मत रखा करिए राहुल जी, बैठ के फर्जी आंकड़े मत रखिए। कांग्रेस का तो रवैया ऐसा रहा, कांग्रेस जिंदगी भर गरीबी हटाओ करती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर करने का काम किया, ये भी जान लीजिए। आपकी सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त है और जमानत पे है। क्या बात करेंगे? राहुल जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। ठीक है, राहुल जी अपनी बात रखिए। मेरी बात ये सुनना जी, मेरी बात। हाँ, विकास जी आपके पास आ रही हूँ राहुल जी का जवाब लेकर। सुनिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज 50% भारत के लोग जो हैं वो 100-150 रुपया रोज पे जीने के लिए मजबूर हैं। आज ये कह रहे हैं 12 लाख तक का टैक्स फ्री। अरे भैया, नौकरी किसको दे रहे हैं? यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% पहुंच गया है 2023-24 में। 19%, अरे हम कह रहे 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सोचिए, 4 साल से आप बताइए ना किस क्षेत्र में आपको बढ़ गया है? डेली वेजेस बढ़ गया है कि जो मजदूर, किस क्षेत्र का मजदूरी बढ़ गया है बताइए? इनफॉर्मल सेक्टर्स में तो मतलब वेजेस बढ़ ही नहीं रहे हैं। महंगाई बढ़ते जा रही है, जीएसटी बढ़ते जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ आपने 2023 से 24 में किया ज्यादा। इस बार देखिएगा और आप 2 लाख करोड़ ज्यादा कीजिएगा। 17 लाख करोड़ अरबपतियों का आप माफ कर देते हैं, लोन्स राइट ऑफ कर देते हैं। और हेल्थ में आप बढ़ाते हैं 8,000 करोड़।
ये बहुत देखिए, आपने प्रॉमिस क्या किया था? आपने जब प्रॉमिस किया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12 से 14% पर एनम पे बढ़ाएंगे, 5.8% हुआ है ग्रोथ। तो ये फेलियर है ना सर आपका। आपने जो भी प्रॉमिस किया था वो फेल कर गए। जवाब दीजिए विकास जी, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। राहुल जी के तमाम सवाल सामने खड़े हो गए हैं, आप जवाब दीजिए। राहुल जी के सवालों में बहुत बड़ा झोल है। जरा इनसे पूछिए कि 5 रुपए में आम आदमी का पेट भरवाने वाली पार्टी वो कौन सी पार्टी थी? केंद्रीय मंत्री इनके आकर के, राहुल जी आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, डरिए मत मेरे भाई, डरिए मत, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा कि 2005 में 1 लाख रुपए की टैक्स रिबेट हुआ करती थी और 2014 तक आपने आज 2.5 लाख रुपए टैक्स रिबेट करवाए। आज 5 गुना टैक्स रिबेट हो गई है, 5 गुना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 के मुकाबले बढ़ा करके खड़ी कर दी। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से अनन्या जी नहीं दिखेगा। इन्हें नहीं पता कि 2014 में रक्षा बजट 2,53,000 करोड़ का था, आज वही रक्षा बजट लगभग 7 लाख करोड़ का हो गया। इनके चश्मे से नहीं दिखेगा भाई, ये तो घोटालेबाज में लिपटे हुए दल है। आज मेडिकल की सीटें 3 गुना बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, 389 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए कि बोलिए, ज्यादा सही रहेगा। विकास जी, राहुल जी, विकास जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर अपनी बाकी की बातों को रखिए। राहुल, विकास जी बताइए। मैंने बताया अनन्या जी, ये डर जाएंगे जैसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आईना देखना बंद कर दिया है, और जैसे ही आईना देखना बंद किया वैसे ही आप आत्ममंथन में कहीं किसी आकलन में जाना पसंद नहीं करते। इनसे पूछिए 2014 में 2.5 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट थी या नहीं थी? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 गुना बढ़ा दिए, 5 गुना टैक्स रिबेट कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मध्यम वर्ग के भी विरोधी रहे हैं। ये तो खून चूसवा लोग हैं, ये लोगों का घोटाले के नाम पर खून चूसते थे, टैक्स पे टैक्स लगाने के नाम पर खून चूसते थे, ये वो लोग हैं। इनसे पूछिए कि इनके शासनकाल के मुकाबले हमने 3 गुना मेडिकल की सीटें बढ़ा दी हैं, 289 नए में 389 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, 2,53,000 करोड़ रुपए 2014 में इनकी सरकार में रक्षा बजट हुआ करता था, आज 7 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। इनके चश्मे से नहीं दिखेगा अनन्या जी, ये विशुद्ध रूप से आलोचक की भूमिका में है, चश्मा लगा करके बैठते हैं ये लोग। इन्हें नहीं पता आज देश कितना ग्रोथ कर रहा है। आप कहते हैं, सुनिए राहुल जी, डरिए मत, राहुल जी सुन लीजिए मेरे भाई, अनन्या जी सुनिश्चित करिए मुझे सुन ले राहुल भाई। कौन से आंकड़े लेके आप बैठे हैं? अरे क्यों डर रहे हैं भाई, क्यों डर रहे हैं? जरा ये बताइए कि 2003 में देश में कितना कर्ज था, और 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने गद्दी छोड़ी तो कितना कर्ज था बताइए, और फिर इकोनॉमी भी बताइए कितनी थी, इस देश की इकोनॉमी भी बताइए, पूरे देश को कितनी थी। आज देश 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में खड़ा हुआ है, ये केवल तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू करने का काम किया। ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा। आज दुगनी हो गई है प्रतिपत्ति है कांग्रेस पार्टी के शासन के मुकाबले, ये इन्हें नहीं दिखेगा। ये हाय गरीब चिल्लाने वाले गरीबों का सबसे ज्यादा गला घोटने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस कांग्रेस पार्टी ने आज गरीबों पे राजनीति करती है, आज संविधान पे राजनीति करती है, आज मध्यम वर्ग को जश्न मनाने का दिन है। जिस मध्यम वर्ग का खून पी करके कांग्रेस पार्टी ने सरकारें चलाई, नरेंद्र मोदी जी ने उस मध्यम वर्ग को संजीवनी देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आजादी के इतिहास में कभी इतना बड़ा टैक्स स्लैब का परिवर्तन कभी आया हो। अनन्या जी जरा पूछ लीजिए हमारे साथी। 2010 और 2020 के बीच में अरे भैया रोजगार बढ़ेंगे, अभी श्रम मंत्रालय के आंकड़े आए हैं, श्रम मंत्रालय के आप लोग इस तरह से आपस में बहस करते रहेंगे, फिर जनता तक आप लोग की बात पहुंचेगी नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन किसकी पार्टी ने क्या कुछ किया था बजट में। खराब कर रहे हैं चाइना को लाख दिखाने के बजाय चाइना, अरे भाई चाइना को तस्करी में अपनी जमीन दे देने वालों से पूछिए। आज हमने चाइना को पछाड़ने की नौबत में, आज हम दुनिया की दूसरे नंबर की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया के दूसरे नंबर की। चाइना की सांसें अटकी हुई है, सांसें। राहुल जी ये बताइए जरा, एग्रीकल्चर राहुल जी, इलेक्ट्रिक वाहन के भी दाम सस्ते कर दिए गए, आप पेट्रोल का, राहुल जी इस बात का जवाब दीजिए, आप बार बार पेट्रोल का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन का भी दर कम कर दिया गया। पेट्रोल पे आ जाते हैं अनन्या जी, जरा पूछ लीजिए 2003 में पेट्रोल की कीमत 33 रुपए 50 पैसे थी, और 2012-13 में इसी पेट्रोल की कीमत 81 रुपए हो गई। तो 81 रुपए कितने परसेंट बढ़ा, जरा पूछ लीजिए। आज उसी पेट्रोल की कीमत 94-95 रुपए। राहुल जी, विकास जी, लगातार आप दोनों आपस में बहस करें, इस तरह से बात आप लोग की पूरी हो ही नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी आप लोगों की बात। विकास जी, राहुल जी, मैं रिक्वेस्ट दोनों से कर रही हूँ कि आप लोग की बात पूरी हो ही नहीं पाएगी, आप दोनों आपस में ही भिड़ रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, एक एक की बात मैं मौका बारी बारी से सबको दे रही हूँ।
राहुल जी बताइए आप क्या क्या कमी है, आप सारी कमियों को गिनवाइए, फिर विकास जी आपको जवाब देंगे। विकास जी सब्र करके इनका बात सुनिए जरा। मैं तो सुन लिया था, मेरे टर्म में बीच में बोले। टैक्स लगता था उसका आज दुगना टैक्स लगता है, ठीक है। जो डीजल का टैक्स लगता था 2014 में, हाँ। आज उससे 350%, मतलब 3.5 गुना टैक्स लगता है। तो आपने टैक्स क्यों बढ़ा दिया? जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइसेस घटे हैं तो भारत में भी घटने चाहिए थे। कोर्ट का भी ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया सर। तो ये पॉइंट है। और अगर मैं कह रहा हूं कि हाउस होल्ड डेप्ट आज 39%, मतलब 42 साल के आज लो पे है, तो आप देखिए ना, हाउस होल्ड सेविंग्स आज 47 साल के लो पे है, तो आपको ये चीज जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि कैसे आपके इंपोर्ट चाइना से 83% बढ़ गए मोदी जी के एरा में, और टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट था जीडीपी का 25.2% था 2014 में, आज वो 20% रह गया है सर जीडीपी का। तो ये विकास जी जवाब दीजिए। कौन देगा सर? जी विकास जी अब जवाब दीजिए, ये तमाम कमियों को गिना के रख दिए कि कितने परसेंटेज की बढ़त हुई है और घटत हुई है। देखिए मैंने पहले ही बताया, पेट्रोल के ऊपर जरा इनसे सीधा सीधा जवाब ले लेना कि 2003 में पेट्रोल के दाम कितने थे और 2012-13 में इनकी सरकार में पेट्रोल के दाम कितने थे। अभी इनकी कलई खुल जाएगी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की आपने बात सुनी होगी, आपने ग्रीन एनर्जी की बात सुनी होगी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर कहीं ग्रीन एनर्जी का बना है तो वो भारत में बना है। एक काम करके दिया है हमारी सरकार ने भाई, हम निर्भरता कम करते जा रहे हैं और ये वापस पेट्रोल डीजल पर देश को लाना चाहते हैं। हम पेट्रोल डीजल को बिल्कुल किनारे कर देंगे। शौर्या जी सब जवाब लेंगे, ठीक है। शौर्या जी ये जरा बताइए, जिस तरह से आज अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है बजट पेश होने के बाद, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बजट के बजाय सरकार को जो मौत हुए हैं महाकुंभ उसके आंकड़े पेश करने चाहिए थे, इस पर क्या आपकी राय है? जिस प्रकार से अभी बहस चल रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता जी जिस हिसाब से चिल्ला करके अपने अनर्गल बातों को सही साबित करने के लिए हल्ला कर रहे हैं, अगर आप सही है आपको इतना हल्ला और अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने अभी ये कहा कि डिलीवरी वाली एजेंसी हैं उसके ऊपर भी योजनाएं आई हैं। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है, IIT किया हुआ लड़का या डिप्लोमा किया हुआ लड़का या अच्छी ग्रेजुएशन करके अच्छी क्वालिफिकेशन किए हुए लड़के आज डिलीवरी बॉय बनने की उनको नौबत क्यों पड़ रही है? हमारा सवाल आज सरकार से ये है, हमारा सरकार से सवाल ये है कि वो औरतें जो आंगनबाड़ी का काम करती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, वो लोग आज जो है 12 पास से लेकर के और एक क्वालिफिकेशन उनके पास थी कि आपको उसमें मतलब नौकरी मिल जाएगी, अब उसको बढ़ा करके ग्रेजुएशन 12 की जगह पे। आप ये बताइए, आपने आंगनबाड़ी को भी परमानेंट नहीं किया, उसको भी आपने घंटी दिखाई है, घंटी दे दी है बजाने के लिए। जो BLOs होते हैं वो आपके तरफ है। तो हम आपसे बस यही पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? ये जिस प्रकार का आज बजट सामने आया है, ये बजट 11 साल की सरकार में आपको ये नहीं, अब जाकर के आपको डिलीवरी बॉय दिखे, अब जाकर के आपको जो है एक बजट दिखा सामने आया कि हाँ हमें 12% तक छूट कर देनी चाहिए थी, और लेकिन वहां पे भी आप ये देखिए एकदम इसका मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो फर्जी सरकार है जो एक तरफ से आपको 5 किलो राशन का एक वो देती है, मतलब आपको घंटी देती है हिलाने के लिए, और दूसरी तरफ से आपसे चीनी, मिट्टी का तेल और ये सारी चीजें छीन के लेके चली जाती है। उसी तरीके से ये सरकार फिरती है। इस सरकार ने आम जनता को एक लॉलीपॉप दिखाया है और उसके बाद अब वहां से अब किस प्रकार से जो हमारा कॉमन मैन है वो किस जगहों से देखिएगा चूसा जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसके लिए उसका हाथ पैर पंख काटेगी ये भारतीय जनता पार्टी। ये वही पार्टी है जो इसने 11 साल तक यही काम किया है। और जो बात रह गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मतलब वो तो एक ऐसा दर्दनाक मंजर है कुंभ का, एक ऐसा दर्दनाक मंजर है कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब माफी तो छोड़िए, मतलब शर्म से इनको अब अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इनके लिए ये वीआईपीओ की, ये पैसे वालों की, उद्योगपति की पार्टी है और इन्होंने हमेशा उन्हीं लोगों को स्थान दिया है, उन लोगों के लिए उनका टैक्स फ्री किया है, उनका लोन फ्री तो ये बजट उद्योगपतियों के लिए ही है, ये बजट उद्योगपतियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। ये गरीबों के लिए नहीं था। जो गरीब बेचारे गए वो मरे हैं,
आपके जो स्टार प्रचारक है, आपके जो भगवाधारी पंकज जी, आप लोग बड़े बड़े बोल आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मैं पंकज जी सब जवाब लूंगी। पंकज जी, आप लोग बड़े बड़े बोल आप और विकास जी लगातार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया इस बजट में, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन ये तो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है बजट। सुन लीजिए, देखिए 2013 में कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान की थी। आज उसको 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और मैं यहाँ सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या सरकारी नौकरी ही एक आधार है? सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये संभव नहीं है। सरकारी नौकरी कहिए सबको मिल जाए, जितनी नौकरी की जरूरत है वो भर्ती, वो जो पद खाली है वो भर्ती होने चाहिए, ये बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन ये कहिए कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी में समायोजित कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं विश्वकर्मा योजना हो, मुद्रा लोन हो। मुद्रा लोन में देखिए 42 करोड़ लोगों को लोन मिले। अभी उसमें 10 लाख की लिमिट थी, विदाउट कोलेट्रल, बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे 8% पे, उसको उन्होंने बढ़ा के 20 लाख कर दिया। और उसके बाद अब देखिए तमाम और लोगों को भी उसमें इंक्लूड करने का काम किया। तो ये सब सारी चीजें इस बात को विजनरी, मोदी एक विजनरी नेता है, वो चाहते हैं कि देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी आत्मनिर्भर बने, सेल्फ मेड बने। और 42 करोड़ लोगों को अगर उन्होंने लोन लिया, उसमें 70% युवा है, क्या उन्होंने रोजगार नहीं दिया होगा? तो ये सब खाली कहना ये नहीं दिखाई देता। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 12 से 17 में लेखपालों की भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ? 12 लाख 14 लाख रुपए लिए गए और उनको नौकरी नहीं मिली। इस तरह के बहुत लोग अपना पैसा डुबा के बैठ गए। और उसके बाद लोक सेवा आयोग में जिस तरह से एक ही जाति विशेष के लोगों की भर्ती हुई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डंडा चला तो वे बताया गया कि वो सब कापियां मिसरेट कर दी गई है, मतलब कापियां जला दी गई हैं, कापियां हैं रिकॉर्ड में नहीं। तो इस तरह की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को ये सब शोभा नहीं देता है। और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने जिस तरह से खेद व्यक्त किया, अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने टीवी पे आके, मीडिया में आके जिस तरह से वहां जो घटनाक्रम हुआ उसको लेके उन्होंने बोला और जनमानस से अपील किया, तो ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। और आज देखिए जिस तरह से वहां पर चाक चौबंद इंतजाम चल रहा है, सरकार उसके लिए कृत संकल्पित है। और उस समय आप ये अगर इसकी बात करें तो आपके 2013 के कुंभ में कितने लोग भरे थे? कई सौ लोग भरे थे। लेकिन इस पे नहीं जाना चाहिए, इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। आज वहाँ 30 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके हैं और सुचारू रूप से वो व्यवस्था चल रही है। इसलिए सरकार के साथ समर्थन करना चाहिए और इस तरह से हर चीजों में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इसी टीका टिप्पणी व्यवस्था भी सही होनी चाहिए ना। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो भव्य व्यवस्था थी, आस्था की बात थी, लेकिन फिर व्यवस्था में कमी थी, तब तो इतने सारे व्यवस्था देखिए, अफवाह फैलाने वालों से जनमानस को भी बचना चाहिए। जिन लोगों ने वहां अफवाह फैलाने का काम किया, जनमानस जनता जनार्दन है, अफवाह फैलाने के चलते इस तरह की भगदड़ मची, उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ। और ये देखिए जिस तरह से अब वहां पर कंट्रोल की स्थिति है, तो ये सरकार इस तरह से वहां पर सारे तरह के इंतजाम किए गए हैं, वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्था है। तो रोजगार वाले आपके जवाब पे अभी 26 तारीख तक कुंभ चलेगा। राहुल जी अब आपको जवाब दे रहे हैं, अब रोजगार को लेकर जिस तरह से बात की, ठीक है राहुल जी अपनी बातों को रखिए। जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिम्मेदारी ना लेना ये इनकम्पिटेंस दिखाता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का। और इन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। इन्होंने जाके 1 लाख लोगों को ले जाके और मस्जिद ढहा दिया, बाबरी मस्जिद ढहा दी, सबको क्रिमिनल बना दिया। उसमें गुंबद पे चढ़े बच्चे उसी गुंबद के मलबे में दब के मर गए, हिंदू थे। तो इन्होंने हिंदुओं को क्या बनाने की कोशिश की है? वो शोभा यात्रा में जो लड़के मस्जिद पे डांस करते हैं ना भगवा झंडा लेके, जी, तो ये इनके बनाए हुए यूथ है। ये जो गर्व फैलाना की कोशिश कर रहे हैं ना हिंदुत्व के नाम पे, ये तैयार कर रहे हैं। भगवाधारियों पे गोली चलाने का काम किसने किया? रक्त रंजित करने का काम, सरयू की नदी को रक्त रंजित करने का काम किसने किया? ये भी सबने देखा है समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि अभी आपको 2027 का चुनाव लड़ना है, इसलिए आप उस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे। आज आप केजरीवाल से अलग हो गए तो केजरीवाल का भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है। पहले आप उनके साथ गलबैयां करते दिखाई दे रहे थे, तो आप लोगों को अपना नजरिया बदलना चाहिए। कोई नहीं भूला है, आप लोग करवाए थे। आपके ठाकुर वहां गोली मारो का नारा दे रहे थे, सब ठीक है, रहने दीजिए। तो ठीक है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। तो हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी सरकार इस बात से पल्ला झाड़ते रही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सरकार का काम है। बिल्कुल सरकार का काम है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सरकार का काम है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो। आप जॉब्स का जब रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप जॉब्स क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं देंगे स्पेस, तो कैसे जॉब्स क्रिएट होंगे? आपने इतनी महंगाई कर रखी है कि जो छोटे धंधे वाले लोग थे उनका धंधा चौपट हो गया। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आधे लोगों का धंधा चौपट हो गया।
आज गरीब आदमी धंधा नहीं कर पाता है, बिजनेस नहीं कर पाता है। अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ वो आप मानेंगे नहीं कि यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट 45% है, हाई जॉबलेसनेस है ग्रेजुएट्स में, 30% लोग ग्रेजुएट होके भी हमारे बेरोजगार हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं कर रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि वो बिल्कुल जॉब नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स में भी वही हाल है। तो देखिए एग्रीकल्चर में हमने एग्रीकल्चर में लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकाल के फॉर्मल सेक्टर्स मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करने के लिए पढ़ लिख के लोग आए। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम देख रहे हैं कि वापस लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमने देखा है कि 46% इंक्रीज हुआ है 2023-24 में वर्कर जो मूव बैक टू एग्रीकल्चर क्योंकि उनको फॉर्मल सेक्टर्स में भी जॉब नहीं मिल तो रही। ये बीजेपी की सरकार तो ये कहती है कि आत्मनिर्भर सरकार बनानी है, आत्मनिर्भर देश बनाना है, इसलिए युवाओं को खुद का रोजगार क्रिएट करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके लिए जनता उसके सरकार सहयोग भी कर रही है। युवा कहाँ रोजगार क्रिएट कर पा रहा है और कहाँ धंधे कर पा रहा है कि 10 लोगों को नौकरी दे, वो स्थिति नहीं है ना। इन सब का जवाब विकास जी देंगे। विकास जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, अब जवाब दीजिए रोजगार को लेकर जिस तरह से लगातार राहुल जी तमाम बातें रख रहे हैं। ठीक है राहुल जी, पहले रोजगार का जवाब ले लीजिए, फिर बाकी की बातों को रखिए। ठीक है बोले। देखिए अनन्या जी, बगैर डरे मुझे सुन ले मेरे साथी, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि डर बहुत जल्दी जाते हैं जैसे ही मैं अपनी बात रखता हूं। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ये परिवार निर्भर के लोग हैं, इन्हें आत्मनिर्भर की भाषा समझ में नहीं आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये परिवार निर्भर लोग हैं, इन्हें नहीं समझ में आता आत्मनिर्भर क्या होता है। दूसरी चीज, एक बात समझ लीजिए, रोजगार की बड़ी चर्चा करते हैं। अभी श्रम मंत्रालय ने 15 दिन भी नहीं हुए होंगे अपने आंकड़े जारी किए। 2004 से लेकर 14 तक 2.9 करोड़ रोजगार डेवलप हुए, 2.9 करोड़, और 2014 से लेकर 2024 तक 17.19 करोड़ रोजगार डेवलप हुए। कितने गुना हो गए ये खुद कांग्रेस पार्टी के नेता से कहिएगा, प्रवक्ताओं से एक बार काउंट कर लें। दूसरी चीज, चाहे कृषि क्षेत्र में रोजगार की बात हो, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में 15% की वृद्धि हुई मोदी जी की सरकार में, और पिछली सरकार में महज 6% की वृद्धि थी, 6% की। सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, 24% बढ़ा केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में रोजगार के अवसर, और मोदी जी की सरकार में 36% बढ़े रोजगार के अवसर, 36%। बेरोजगारी दर 3.2% हो गई है 2023-24 में। दुनिया का हर देश मंदी का शिकार है, भारत की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और लगातार 6% से ऊपर की विकास दर देश की बनी हुई है। ये कहां इन सबके समझ में आएगा अनन्या जी? ये सब एक चश्मा लेकर के बैठे हैं और उस चश्मे को लगा करके बैठे हैं। दूसरी चीज, रोजगार के ऊपर कौन बात कर रहा है? वो लोग के अंधा बाटे रेबड़ी आपन आपन दे, वो कहानी रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में। हाईकोर्ट को भर्तियां रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि उसमें एक ही विशेष वर्ग के लोग हुआ करते थे। दूसरी चीज, इनसे पूछ लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता काहे बांट रहे थे, जरा पूछिए इनसे। जब रोजगार की बात आती है तो इनका रोजगार केवल चाचा भतीजा और भाई बंधु तक सीमित हो जाता है। आज देश उस रोजगार से आगे इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि इस बजट से अब युवा बेरोजगार नहीं रहेगा विकास जी? बिल्कुल, युवाओं के रोजगार के लिए हर अवसर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खोल दिए हैं, ये ध्यान रखिए आप। और ये आप पूछिए जाकर के उससे युवा जो स्टॉल लगाकर अपना रोजगार कर रहे हैं, उनमें कई ऐसे युवा हैं जो ये लगातार बात करते हैं कि बेरोजगारी है भारत में, इसलिए हमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम सड़क पर फुटपाथ पर आकर अपना कोई ना कोई स्कीम चलाकर अपना पेट भरने के लिए, रोज का दिनचर्या बताने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर ये युवाओं की तरफ से क्यों ऐसी बातें आती हैं विकास जी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी गिग वर्कर्स की बात की, ये गिग वर्कर्स कौन है? जब हमने फूड डिलीवरी चेन को एक्सटेंड किया और नीचे तक ले जाकर के खड़ा किया तो लाखों युवाओं को उसमें रोजगार मिला। क्या ये वो रोजगार नहीं है? आज आईटी सेक्टर की बात कर लीजिए, हम एआई पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कल बड़े पैमाने पर युवा उससे रोजगार लेगा और अपने लिए रोजगार के रास्ते खोलेगा। तो क्या ये रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है? आप बता दीजिए मुझे लगता है नैरेटिव सेट करने वालों को युवा जवाब दे रहा है लगातार। इस देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले। हमारा देश विकास के रास्ते पे तब चलेगा जब हमारे आंकड़ों के सही बताया अनन्या जी। रोजगार के आंकड़े ले लीजिएगा, 2.9 करोड़ और 17.1 करोड़। जरा पूछ लीजिए इनसे, इनकी कलाई खुल जाएगी। ये अपने परिवार के रोजगार की चिंता कर रहे हैं जिसे जनता ने बेरोजगार कर दिया है। चाहे अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हों, चाहे राहुल गांधी के पार्टी के लोग हों,
ये अपने अखिलेश यादव तो रोजगार की साफ चिंता तौर में। पर आप लोगों को ही जवाब दे रहे हैं कि आप लोग महाकुंभ जैसे आस्था की डुबकी लगाने जो लोग गए थे, कई लोग आस्था की डुबकी नहीं लगे, वो तो सीधे बजट पर बात ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे ये सीधा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लोग व्यवस्था नहीं सही किए थे, बजट से पहले आप लोग उस पर भी ध्यान दे दिए रहते। महाकुंभ पे आ जाइए, मुझे महाकुंभ पे आ जाइए जरा, वो अखिलेश यादव से पूछिए कि उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है कि 1954 में जब नेहरू जी केवल विजिट करने जाते हैं और 200 लोग वहां मारे जाते हैं, 200 लोग कहां चले गए थे तब जरा इंडी गठबंधन वाले पूछिए इनसे। इन्होंने ही 2013 में कुंभ आयोजित किया था, उससे 3 गुना बजट दिया, 3 गुना 4 गुने से ज्यादा उसके क्षेत्रफल को हमने विकसित किया, इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की कि वहां पर करोड़ों लोग। ठीक है, राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी अपनी बातों को रखिए। कुंभ में अनन्या जी जितने पूरे कुंभ में 2013 में नहीं आए, उतने तो हमारे यहाँ 2 शाही स्नानों में उससे ज्यादा लोग स्नान कर गए। ये लोग हैं, इन्हें धर्म बढ़ते हुए धर्म से बड़ी चिंता हो रही है और ये राजनीति करना चाहते हैं। गिद्ध है ये लोग, इनके लिए संज्ञा दी जाती है गिद्ध। राहुल जी भी अपनी बात रख रहे हैं, विकास जी सुन लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि जो हमारा बेरोजगारों पर बोल लीजिए, आप बोलवाइए उनसे बेरोजगारों पर और जरा बताएं कि कितना रोजगार दिया आपने। कर रहे हैं, सुन लीजिए। हम नहीं बोलेंगे बेरोजगारों पर। देखिए आपको सुनना तो पड़ेगा, यूथ जब आधा देश का पॉपुलेशन लगभग यूथ, राहुल जी 5 रुपए में आप गरीब का पेट भरवाते थे। सुनिए सुनिए, नाना कहते थे गरीबी हटाएंगे, दादी कहती थी गरीबी हटाएंगे, अम्मा जी कह रही है गरीबी हटाएंगे, बेटा कह रहा है गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी आपके शासनकाल में आपने पलाई और बढ़ाई है गरीबी। गरीबी कब तक कम हुई? जब नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की गरीबों की, जब गरीबों का बेटा आकर के प्रधानमंत्री बात रख लीजिए। आप लोग एक दूसरे की सरकार को आंकने पर उतर आए हैं। इस बार के बजट की बात हो रही है, सरकार की बात नहीं हो रही है कि कौन क्या बेहतर सुविधा किया था। तो कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाना छोड़िए। मैं आपको पहले बता दूं, अनन्या जी मैं तो कह रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स पिछले 5 गुना बढ़ा दी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। देखिए पिछले 30 साल में रक्षा बजट हमने 2 गुना बढ़ा दिया कांग्रेस पार्टी के मुकाबले, मेडिकल की सीटें 3 गुना बढ़ा दी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। वो आंकड़ों के साथ आपसे बात कर रहे हैं, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं ना। नहीं वो करना चाहते हैं, आप अपनी बातों कंटिन्यू करिए, वो सुन रहे हैं। पिछले 30 साल में भारत सरकार ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम करते थे उनको 70% से घटा के 42% पे ले आए थे इन लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। और ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन और जो जॉब क्रिएशन हुआ उससे हुआ। अभी लास्ट 2 ईयर्स में इन्हीं का आंकड़ा है कि वो वापस 46% पे चला गया है। 4%, ये करोड़ों लोग हैं, इनको 4% लगता हुआ कि क्या हो गया है ना, 4%। तो ये कितना बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट से, लेकिन ये मानेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये मानेंगे नहीं। देखिए 2014 में जो एजुकेशन का बजट था 64,000 करोड़, हम कह रहे हैं कि एजुकेशन का जो बजट था 2014 में उससे 1.5 गुना हुआ है अभी 2024 में। लेकिन हमारा जीडीपी 3 गुना हो चुका है। हेल्थ में भी वही सीन है लगभग, जो हमारा 14 में जो जीडीपी का हमारा परसेंटेज था हेल्थ का, उससे 1.5 गुना हुआ है, जबकि 3 गुना जीडीपी बढ़ चुका है। तो ये साफ दिखाता है कि ये एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। और जहाँ तक गरीबी की बात है, आप गरीबी की देखिए, फूड सब्सिडी में इन लोगों ने बच्चों को जो पोषण तत्व देते हैं, मिड डे मील में न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी देते हैं, 2022 में 83,000 करोड़ देते थे, 86,000 करोड़। 2024 में 45,000 करोड़ हो गया। 41,000 करोड़ बच्चों का न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी छीन लेती है भारत सरकार। तो मोदी जी जवाब नहीं देंगे इस पे? बताइए, कोई डिबेट नहीं होता इस पे कि 40,000 करोड़ इस डिक्रीज, महंगाई बढ़ रही है और 45,000 40,000 करोड़ घटा दिया जाता है बच्चों के पोषण तत्व का सब्सिडी। वैसे ही फर्टिलाइजर्स का आप देख लीजिए, 2023 में 1,79,000 करोड़ था, 2024 में 1,64,000 करोड़ हो गया। 25,000 करोड़ ये फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी घटा दिए। जैसे हमारे विपक्ष के नेता बोलते रहते हैं कि बोरी से चोरी, तो बोरी से चोरी तो ये कर ही रहे हैं, साफ दिख रहा है। खाली मोदी जी का फोटो लगाने से फर्टिलाइजर दे देंगे तो उससे थोड़ी फर्टिलाइजर ज्यादा हो जाएगा, बोरी छोटा कर दिए हैं आप। तो ये प्रॉब्लम है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। और जवाब तो नहीं मिलेगा। स्मार्ट सिटी मिशन था इनका, 2023 में इसके लिए 8,000 करोड़ का बजट था, 2024 में 2,400 करोड़ का रह गया। सारी सिटियां स्मार्ट बन गई क्या? हाँ। और जो ये वादा किए थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया जो करेंगे वो 12 से 14% पे करेंगे, 5.8% पे है। सोचिए ना, मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी जो है वो स्टैग्नेंट है 15% पे।
ठीक है पंकज जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष चल रहा है, विपक्ष का है। अरे आपके तो मनमोहन सिंह क्या थे, मनमोहन सिंह आपके इकोनॉमिस्ट थे, उनके कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ, तो ये भी सबने देखा है। आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, शीला दीक्षित के कार्यकाल में कितना हुआ, 7,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, तो ये भी सबने देखा है। और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का ही असर है कि आज देखिए देश में 22 राज्यों में उनकी सरकार है और 3.0 दोबारा यह सरकार बनी, और आप उतने सीटें नहीं ले आ पाते हैं तीनों बार में कि उनके 240 के आंकड़े को पार कर सके। तो कांग्रेस का तो ये कृत्य है। और दूसरी बात देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है देश में, कनेक्टिविटी बढ़ी है, 68,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है भारत में, ये याद करिएगा। वंदे भारत ट्रेन, तमाम तरह की शताब्दी और तमाम तरह की और कई ट्रेनें, फ्रेट कॉरिडोर के लिए अलग से व्यवस्था रेलवे में। तो ये सब सारी चीजें विजनरी नेता मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। और दूसरी बात, जिस तरह से 1,000 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, अभी आप यूरिया की बात कर रहे थे, इस बजट में यूरिया की फैक्ट्री लगाने के लिए फंड एलोकेट किया गया, कि यूरिया की और फैक्ट्री लगेगी। तो ये चीजें आप समझिए सरकार के विजन को प्रदर्शित करता है, किसानों के सुदृढ़ीकरण के लिए। और जो मोदी जी का नारा है कि किसानों की 14 करोड़ किसानों को आय दुगनी करेंगे जिनको सम्मान निधि मिल रही है, सुन लीजिए पहले तो उसके लिए देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, वो बकायदा 20 राज्यों के लोगों को बुलाकर आज लखनऊ में अभी 2 दिन सेमिनार चला, 20 राज्यों के उसमें किसान आए थे और उनको बकायदा इस तरह की खेती के बारे में बताया जाता है कि एक मिनट, इस तरह की खेती के बारे में बताया जाता है कि जो दाल दलहन के अतिरिक्त भी ऐसी खेतियां हैं जिनसे उनको लाभ मिल सके। ये सब प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके चिल्लाने से नहीं होगा, आप लोगों के चिल्लाने का नतीजा है कि आज 22 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। 9 में से 7 सीटें बीजेपी ले जाती है। ये सब सारी व्यवस्था सरकार की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। जनमानस का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर है। ठीक है राहुल जी, शांत हो जाइए। शौर्य जी से और बिहार में जिस तरह से मखाना की पैदावार ज्यादा होती है, उसके लिए अलग वहां पर निगम बनाने की बात है और बिहार के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है बजट में। शौर्य जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला था? क्योंकि आप भी तमाम कमियां गिना रही हैं और सीधे तौर पर आपने उद्योगपतियों से इस बजट को तुलना किया है कि उद्योगपतियों के लिए बजट रहा है। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो उस बार क्या बजट में खास होने वाला था, जिस तरह से जो कमियां आप लोगों को दिख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जितना चिल्लाएंगे, जितना अनर्गल, जिस हिसाब से अभी इन्होंने खुद भी कहा ये बात कि इन्होंने स्टेटमेंट अपने से बोला, दिमाग में जिस लोग मरे उसके लिए जो है अभी मर रहे हैं या मरे हैं, उनके अभी कुछ इन्होंने बोला मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा, जो कि बहुत ही निंदनीय था मेरी नजर में। दूसरा, आप बात करते हैं बजट की, तो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भी काम धरातल पे हुए हैं, जो भी बजट उस टाइम पे आते थे, आप उससे और 10 साल में जितने बजट आए हैं उससे एक बार अगर कंपेयर किया जाएगा, विकास कहाँ हुआ है धरातल पे, वो आपको टोटली दिख जाएगा। आपने मिट्टी का तेल और चीनी और जो दाल है, मतलब नॉर्मल जो कॉमन मैन जिसको बोलते हैं, उसकी जो खाने की जरूरत की चीजें हैं, आपने वो उनसे छीन ली। 5 करोड़ 10 लाख फर्जी राशन कार्ड भी बंद करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी ध्यान कर लीजिए। और फर्जी पेंशन जिनको मिलती थी वो भी बंद करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान कर लीजिए। एक जो हम लोग पहले लालटेन जलाते थे मिट्टी के तेल से, आज मोदी जी ने वो लालटेन भी छीन लिया गरीबों से। प्रधानमंत्री ने यही 17 लाख करोड़ कॉर्पोरेट का लोन राइट ऑफ कर दिया। सूर्य बिजली घर योजना मिल रही है जिसमें सोलर एनर्जी से सबको रोशनी दी जा रही है। और 2014 में 1000 गाँव ऐसे थे कि जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती थी। ये किसकी देन है? 60 साल की कांग्रेस की देन और समाजवादी पार्टी जो उनकी गठबंधन में रही है उसकी देन रही है। 1000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी, नरेंद्र मोदी ने
का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, और आप सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस बार के बजट में क्या खास रहा है और क्या खास नहीं रहा है। विपक्ष लगातार इस पर वार कर रहा है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ का मुद्दा लाकर जोड़ दे रहे हैं, तो वहीं पर बिहार से अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बिहार के साथ ये धोखा हुआ है, ये झूठे झूठे जुल्मे हैं। बिहार को एक बहुत बड़ी आस थी लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। तो वहीं अगर बात कही जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो ये बजट काफी ज्यादा राहत वाला है और इससे आम आदमी पार्टी और पूरा देश काफी ज्यादा खुश है। अब ये बजट अभी आगे भी बहुत सारे पेश होने वाले हैं। अब देखना ये है कि इस बजट में और क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन विपक्ष तो इस बजट से नाखुश नजर आ रहा है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।